नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में ईली लेली के टेक्नोलॉजी मरकज़ का किया इफ्तिताह और हैदराबाद को करार दिया आलमी बायोटेक का मरकज़। रेवंत रेड्डी ने शिबू सोरेन के इंतकाल पर खराज अक़ीदत किया पेश। कहा, क़बायली खिदमात को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। BC रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस कायदीन दिल्ली के लिए रवाना। 3 रोज़ा एहतजाज का किया गया ऐलान। हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश, गच्चीबौली में आसमानी बिजली गिर पड़ी और ट्रैफिक जाम से अवाम परेशान। BC रिजर्वेशन के लिए के कविता की भूख हड़ताल, अवामी तायद व दिल्ली तक एहतजाज का इंतबाह। मुनहरिफ MLAs की नाअहली का मुतालबा, असम्बली के हाथे में BRS का एहतजाज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज़ अमेरिकी दवासाज कंपनी ईली लिली के नए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मरकज़ का हैदराबाद में इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर सनत D श्रीधर बाबू की क़ियादत और विज़न के तहत सिर्फ 20 महीनों में हुकूमत ने हैदराबाद को आलमी GCC दारुल हुकूमत में तब्दील कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा, यह सिर्फ एक GCC नहीं बल्कि ईली लिली का सेंटर है जहां से पूरी दुनिया के ऑपरेशंस की क़ियादत और तेज़ रफ्तारी से तरक्की की जाएगी। यह मरकज़ मसनूई ज़हानत और दीगर शोबों में आलमी सतह के हल फराहम करेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद दुनिया भर के बायोटेक और फार्मा कंपनियों के लिए अव्वलीन पसंद बन चुका है। 2000 से ज़ायद लाइफ साइंस कंपनियां यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हैदराबाद में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि आप हमारे ख़ानदान का हिस्सा है और यहाँ से आलमी सेहत का मुस्तक़बिल तश्कील दे रहे हैं। And all officers who have made this happen, this is an important step towards achieving the Telangana Rising 2047 vision. Our plan is, we wanted to reach within 10 years $1 trillion economy. 2047 we wanted to reach $3 trillion economy. Government of India is focusing on 2047 for $30 trillion economy. I wanted to contribute from my state 10% of the Indian economy with your support. I welcome the leadership and all employees of Lilly. I thank all global investors and corporations for their continuing trust and support in Telangana. We are opening the new center of Lilly that will manage, lead and accelerate its global operations. This technology and innovation center will play a key role in research and to address patients across the world. You are recognizing and endorsing my Hyderabad with your decision and presence. You are saying to the entire world, Hyderabad has talent pool, leadership, vision, policy, and infrastructure to host the brain and backbone of global leader like Lilly. As you all know, Hyderabad is the life sciences capital of India. We are home to near about 2,000 life sciences companies. More than 200 global players have presence in Hyderabad. Nearly 40% of India's pharmaceutical production happens in Telangana, Hyderabad. We are proud that 1 in every vaccine produced anywhere in the world is developed or manufactured in Hyderabad, Telangana. Genome Valley in Hyderabad is India's largest cluster for life sciences, research and development. Hyderabad has become the preferred global destination for cutting-edge capability centers for world's top pharmaceutical and biotechnology companies. Today, with the arrival of Lilly, we reach a new level. Their focus
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला शिबू सोरेन के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन ने अलहदा झारखंड रियासत के क़याम की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया और कबायली बरादरी की भलाई के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि शिबू सोरेन ने मंशियात के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और निजी साहूकारों के लिए अवाम के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मजबूत आवाज़ बुलंद की। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान भी शिबू सोरेन ने रियासत की हिमायत की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोरेन के कबायली बरादरी के लिए दी गई खिदमात तारीख़ में सुनहरी हुर्फ में लिखी जाएगी। वो 8 मरतबा के लोकसभा के रुकनों, 2 बार राज्यसभा के रुकनों और झारखंड के वज़ीर आला रह चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने शिबू सोरेन के फ़र्जंद हेमंत सोरेन और इनके अहल खाना और तमाम अक़ीदतमंदों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के BC कायदीन 42% रिजर्वेशन के मुतालबे पर 3 रोज़ा एहतजाज के लिए हैदराबाद के चिरलापल्ली रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन के ज़रिए दिल्ली रवाना हुए। इस ट्रेन में AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, वज़रा पूनम प्रभाकर और V श्रीहरि व दीगर कायदीन शामिल हैं। 5 अगस्त को पार्लियामेंट में इल्तिवा की तहरीक, 6 अगस्त को जंतर मंतर पर बड़ा एहतजाज और 7 अगस्त को सदर जमहूरिया को 42% BC रिजर्वेशन बिल की याददाश्त पेश की जाएगी। शहर हैदराबाद में आज दोपहर शदीद बारिश ने मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया। गच्चीबौली में आसमानी बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजागुट्टे में एक दरख्त गिर पड़ा जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। बारिश के वक्त दफातर और स्कूल छूटने का वक्त होने के सबब सड़कों पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम देखी गई। कई इलाक़ों में पानी जमा होने से गाड़ियों की आमद रफ्त मुतासिर हुई। बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करने की अपील की, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशकियासी की है। ఇది చెట్టు మొత్తం రోడ్ అడ్డం తిరిగిపడి బండి ఉంది కానీ ఎవరు బండి మీద పడేది అప్పుడే. అది ఏమైనా అయిందా అన్న? బండికి ఏమైనా అయిందా? మనిషి ఉన్నారా? పార్కింగ్ లో ఉందా? ఒరే అన్న అట్లకెళ్ళి ఓకురే. तेलंगाना जागृति की सदर व रुकन कौंसिल के कविता ने पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर आज से 72 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज़ किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना तमाम तबक़ात के हुकूक़ के लिए हासिल किया गया था, मगर आज भी पसमानदा तबक़ात अपने आइनी हुकूक़ से महरूम हैं। उन्होंने हुकूमत से कामारेड्डी डिक्लेरेशन के फ़ौरी निफाज, मुसलमानों को 10% अलहदा तहफ़्फ़ुज़ात और मुकामी इदारों के इंतख़ाबात में रिजर्वेशन की फ़राहमी का मुतालबा किया। कविता की इस भूख हड़ताल की अवामी सतह पर ज़बरदस्त तायद हासिल रही। इंडियन नेशनल लोक दल के रहनुमा अर्जुन सिंह चौटाला ने हैदराबाद पहुंचकर इस भूख हड़ताल में शिरकत की और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कविता किसी सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि पसमानदा तबक़ात के हक़ की जिद्दोजहद कर रही है और हम हर सतह पर इनके साथ हैं। తెలంగాణ జాగృతి యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ మన యొక్క ఉద్యమాల ఒత్తిడితోని ఇవాళ అసెంబ్లీలో 2 బిల్లులు పాస్ అయినాయి. సావిత్రిబాయి పూలే గారి జయంతిని అఫీషియల్ గా ఉమెన్స్ టీచర్స్ డేగా ప్రకటించారు.
పూలే గారి విగ్రహాన్ని మనం అసెంబ్లీలో అడిగితే వాళ్ళు ట్యాంక్ బండ్ మీద పెడతామన్నారు. ఒక్కొక్కటి ముందడుగు పడుతున్నది. ఒక్కొక్కటిగా ప్రభుత్వాలను కదిలించగలుగుతా ఉన్నాం, వారి మెడలు వంచగలుగుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు చాలా బలీయమైనటువంటి ఆకాంక్ష మనందరికీ ఏందది? ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి లోకల్ బాడీ ఎన్నికలలో, రేపు తెలంగాణలో జరగబోయేటటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో డిక్లరేషన్, కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో చెప్పిన విధంగా 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే అని ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్నాం. 42% రిజర్వేషన్ కోసం 72 గంటల నిరంతర నిరాహార దీక్ష కోసం ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్నాం. ఇది రాజకీయ పోరాటం కాదు, ఇది ఆత్మగౌరవ పోరాటం. బీసీల ఆత్మగౌరవం కోసం జరుగుతున్నటువంటి పోరాటం, గాంధీ గారు చూపించినటువంటి మార్గంలో మనం చేస్తున్నటువంటి పోరాటం. గాంధీ గారు ఏం చెప్పారు మనకు? మీకేదన్నా అంశం సాధించాలంటే, ఎవరి ఆకాంక్షలన్నా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలంటే హింస వైపు వెళ్ళొద్దు, మనల్ని మనమే కష్టపెట్టుకోవాలి. అందుకే ఇవాళ మేము ఉక్కు సంకల్పం తీసుకున్నాం. तेलंगाना के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि 10 साल बाद अवाम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भरोसा करते हुए कांग्रेस को इख्तियार सौंपा है। उन्होंने निर्मल जिले में मुनाकिदा पदयात्रा के दौरान कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। साबिक़ा BRS हुकूमत ने रियासत को 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डुबो दिया। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटी स्कीमें नाफिज कर रही है। बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो मजहब के नाम पर सियासत कर रही है। जोपल्ली कृष्णा राव ने कारकुनों से अपील की है कि वो हुकूमत की स्कीमें आवाम तक पहुँचाएँ और बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए काम करें। అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, గ్రామాలు, రోడ్లు, కరెంటు, స్కూల్ ఇన్ని చేసినా కూడా అప్పు కేవలం 75 కోట్లు. కానీ కేసీఆర్ ఒక్క ముఖ్యమంత్రి 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తే ఈనాడు రాష్ట్రం పైన ఉన్న అప్పు 8 లక్షల కోట్లు. అంటే ఆనాడు 75,000 కోట్ల అప్పు సంవత్సరానికి 110% వడ్డీ చొప్పున సంవత్సరానికి 6,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం వడ్డీ కడతా ఉండే, కంతులు కడతా ఉండే. కానీ నెల కేసీఆర్ పుణ్యమాని కేసీఆర్ చేసిన అప్పుకు నెలకు 6,500 కోట్ల రూపాయలు మనం ఈనాడు వడ్డీలు కంతులు కడతా ఉన్నాము. అంటే సంవత్సరానికి 75,000 కోట్ల రూపాయలు. ఈ 18 మాసాల్లో సుమారుగా 1,20,000 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీలు చెల్లించడం జరిగింది. ఇలా మరి ఆయన చెప్పిన బంగారానికి ఎంతైతుంది? మహా అంటే 4,000 కోట్ల రూపాయలు. అట్లనే 2,000 రూపాయలు పెన్షన్కి ఎంతైతుంది? మహా అంటే సంవత్సరానికి 10,000 కోట్లు కావచ్చు. అంటే ఈనాడు అంటే ఇంత అప్పులు ఉన్నా, ఇంత ఆర్థిక భారం ఉన్నా కూడా చెప్పినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తూ చెప్పినటువంటి సన్నబియ్యం కావచ్చు, ఇలా రైతాంగానికి వరి పండిస్తే క్వింటాల్కు 500 రూపాయల బోనస్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 22,000 కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది. 21,000 కోట్ల రూపాయలు ఇంద్రమల్లి కట్టించారంటే ఇవన్నీ రకరకాలు జరుగుతాయి. మీరు కలర్ చూస్తూ ఉన్నారు, ఆర్టీసీ బస్సులు, కరెంట్ ఇవన్నీ జరుగుతా ఉన్నాయి. అంటే మరి వాళ్ళు చెప్పే దానిలో ఎంత నిజాయితీ ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. రెండవది ఇలా బనక గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇలా కాంగ్రెస్ తప్పిదల కింద గడచిన 10 సంవత్సరాల నుంచి కేసీఆర్ తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి వాటాకు సంబంధించి అది గోదావరి జలాలైనా కృష్ణా జలైనా నదీ పరివాహక ప్రాంతానికి హక్కు ప్రకారం ఇవ్వాలి. కానీ అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్టుగా అడ్డగోలుగా సంతకాలు పెట్టేసి అప్పచెప్పారు. BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि खाद की सप्लाई में बद इंतज़ामी के सबब तेलंगाना के 70 लाख किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को खेतों में काम करने के बजाय दुकानों के बाहर कतारों में खड़े होना पड़ रहा है, जो हुकूमत की इंतज़ामी नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को जालिमाना हुकूमत करार देते हुए कहा कि यह हुकूमत इन्हीं अवाम को नज़रअंदाज कर रही है जिससे खिदमत का वादा किया गया था। KTR ने BRS दौरे हुकूमत को याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमात के ज़रिए किसानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया था और खाद के ज़ख़ीरे की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाया गया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने अप्रैल, मई और जून में मरकज़ से खाद का कोटा हासिल करने में नाकामी दिखाई। ना कोई जायज़ा लिया गया और ना ही कोई मनसूबाबंदी की गई। KTR ने कहा कि BRS हुकूमत के 10 साल दौर में कभी भी किसानों को ये तकलीफ़ नहीं हुई।
जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में बीआरएस लीडर व साबिक बीसी कॉरपोरेशन चेयरमैन वाई नौरतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहीराबाद में दिन ब दिन ज़मीनों की खरीदो फरोख्त का रुझान बढ़ता जा रहा है। दीगर शहरों से लोग आकर यहां की ज़मीनें खरीद कर नालों और डैम्स पर कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे हैं। उन्होंने इरिगेशन और आर&बी डिपार्टमेंट से अपील की है कि फौरी इस मामले पर तवज्जो दें और कार्रवाई करें और जहीराबाद के नालों को तरक्की दें। जहीराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा आज रियल एस्टेट का माफिया का पूरा यही चल रहा दिख रहा है। क्या बोलते रियल एस्टेट वाले पूरे बाहर से आए, जहीराबाद का लैंड खरीद रहे, उसको प्लाटिंग बना दे रहे, पूरा ये करे। और क्या बोले तो ये है सो नाला पूरा कब्जा कर ले रहे। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले उसको कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। एग्जाम्पल के लिए दिए तो यहाँ से जहीराबाद टू अलगोल रोड वाया भरत नगर, वहाँ एक कलवट बने, पानी जाने के वास्ते कलवट बने, कलवट के आगे दीवार बना दिए और दीवार बना दिए। आज तक इरिगेशन वाले या आर&बी वाले आज तक कुछ भी नहीं लिए बोले तो इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक है। मेरा डिमांड क्या है बोले तो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले सख्त एक्शन लो। जहीराबाद में है सब पानी का पूरा वाग रंदो, नाला रंदो, ये पूरा साफ़ करके क्या बोलता ऑलरेडी पानी का सीज़न चालू हो गया। पानी का सीज़न में अगर से पानी जाने के लिए करेक्ट वे नहीं है तो कहाँ पानी ये हो सकता। मेरे डिमांड क्या बोलते तो इमीडिएट इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले पूरा फिर के ये बचा दो, नहीं तो जहीराबाद आम पब्लिक के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद के तयशुदा मुलाकात से गैर हाजिर रहने पर बीआरएस के एमएलएस ने असेंबली अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया और एक याददाश्त पेश की। बीआरएस सरकार ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई 3 माह की मुद्दत के तहत 10 मुनहरिफ एमएलएस की फौरी नाअहली का ऐलान किया जाए। इस एहतजाजी वक्त में तलसानी श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलकर, केपी विवेकानंद, चिंता प्रभाकर, के मानिकराव, डी श्रीधर रेड्डी, के वेंकटेश, कौशिक रेड्डी, अनिल जादव और एम गोपाल शामिल थे, जो मुकर्रर वक्त 11 बजे असेंबली पहुंचे थे। అయ్యా సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీలో ఉంది, మరి ఆ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాలు ఇక్కడ దాకా వినబడతలేవా? నేనేమంటున్నా, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు మీకు వినబడతలేవా అంటున్నా. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తాం మేమందరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినా కూడా మీరు కాలయాపన చేస్తే ఒక బాధ్యత గల స్పీకర్ గారు మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అలరాచినట్టుగా అవుతుంది. అంతిమంగా మీరు ప్రజాస్వామ్యం కావాల్సిన బాధ్యత మీదే. మేమందరం ప్రజాస్వామ్యం నమ్మకం ఉన్నది మాకు, కానీ మీరు తొందరగా వెంటనే మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ప్రజలకు ప్రభుత్వాల మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది, ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది. तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मुकम्मिल करने वाले 920 तलबा में असनाद तकसीम की गई। ये तकरीब आज नामपल्ली रेड रोज़ पैलेस में मुनक़िद हुई, जिसमें चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने असनाद पेश किए। इस मौके पर बी शफीउल्लाह, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद और एकांती विजले, मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन व दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन ने अक़लियती नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जल्द ही नए तरबियती कोर्स शुरू करने का ऐलान किया, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे जदीद शोबे शामिल होंगे। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम होने के बाद रेवंत रेड्डी साहब ने ख़ास जैसो माइनॉरिटीज़ की गुर्बत दूर करने, उनकी परेशानियाँ दूर करने, उनकी हालत सुधारने, उनकी फाइनेंशियल एम्पावर करने, उन लोग अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने, इस तरह अलग अलग जैसो उन्हें सोच कर जैसो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के इदारे को मजबूत कर इस उनकी जो हालात सुधारने के लिए इक़दाम उठाए हैं। 1-1.5 साल पहले हमने इसका जायज़ा लिया, इसकी जिम्मेदारी संभाली। हम लोगों ने इसका एक्शन प्लान बनाए, एक 5 साल में किस तरह इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का सेम मकसद एक ही है कि आज जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो परेशान हैं, जो अनएम्प्लॉयड है,
जो स्किल रख के जैसे कुछ नहीं कर सक रहे हैं, उन सबको जैसे माली इमदाद देकर जैसे फ्रेश लोन देकर जैसे उनको आगे बढ़ाने का एक हमारा मकसद है। इस बार हम लोगों ने 1 लाख फैमिलीज़ को फाइनेंशियल एम्पावर करने का एक काम शुरू किए हैं, जिसमें 43,000 सिविंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट कर कर छोटे घरों में जैसो अपने बहनें जैसो कुछ काम करने के लिए एक काम शुरुआत की है। उसी तरह राज्य युवा विकासम के नाम पे 850 करोड़ के लागत से 45,000 नौजवान लड़कियों को उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए सो अलग अलग स्कीम्स जो 1 लाख के है, 50,000 के है, 2 लाख के है, 3 लाख के है, 4 लाख के, 5 लाख के सब्सिडाइज लोन देने का काम किए हैं। ये हटकर जैसे हम लोगों ने 5,000 इस तेलंगाना के जो मजबूर और जैसे मुस्तैक जो मेरे बेवा बहन और अम्माएँ हैं, उन लोगों जैसे 50,000 रुपये देकर छोटे कारोबार करने का एक स्कीम बनाया हम लोग। इसी तरह जो पसमानदा मुसलमान जो पत्थर फोड़ के काम करते हैं, जिसको काशा मुस्लिम बोलते हैं, कुछ लोग बुनते सीते हैं, कुछ लोग खलाइक काम करते हैं, कुछ लोग को सांप पकड़ते हैं, कुछ बिच्छी पकड़ते हैं, जो फकरू जमात से मंगे फिर के करते हैं, ये लोगों का अलग स्कीम बनाकर सब लोगों ने उनका भी ऐसा काम चालू किया है। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट के नाम पे 20,000 लड़कियों को जैसो इस तेलंगाना में स्किल ट्रेनिंग देकर जैसो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का जॉब गारंटी के लिए हम लोग प्लान किया है। ये सब काम चल रहे हैं। उसी हिस्से में आज जैसो हम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 850 लड़कियां जो अलग अलग कोर्सेज में ट्रेनिंग की है, जिसमें एडवांस ट्रेनिंग्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेलरिंग का है, ब्यूटिशियंस का है, मेहंदी का है, ये सब कुछ आज ट्रेनिंग कंप्लीट होने के मौके पे हमारे पार्टनर्स को बुलाकर, ट्रेनिंग जो पार्टनर्स है NGO से उनको बुलाकर हम लोगों ने आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हम लोगों ने खास करके एक नया कोर्स नर्सिंग का कोर्स, मेल नर्स और वुमन नर्स का जिसको ट्रेनिंग भी वो भी स्टार्ट करने का इरादा किए हैं हम लोग। मैं आपके ज़रिए तेलंगाना के माइनॉरिटी नौजवान लड़कियों से अपील करता हूं कि जो हुकूमत रविंद्र साहब के क़यादत में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग चालू की है उसमें हिस्सा बनिए। हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चालू हुए हैं, कर रहे हैं, उसमें हिस्सा लेकर स्किल डेवलपमेंट का काम कीजिए। इतना मेरा अपील है। सब ये जो लोन को अप्लाई करे थे लोग, तो उन लोगों को जून में जो है रिलीज करते बोलते जून 2 को। तो अभी तक तो उसका कुछ भी नहीं, उसमें क्या हुआ, जून 2 से जल्दी होने से वेरिफिकेशन में लेट हुआ। बहुत से एप्लीकेशन आए हैं, मुस्तहिक लोग कौन है, मुस्तहिक कौन नहीं है, और वो ज़रूरतमंद कौन है, ये देखने के लिए इसको टाइम लगा है। अभी स्क्रूटनी हो रही है, वो मंडल लेवल पे, विलेज लेवल पे, यहाँ वार्ड लेवल पे, म्यूनसिपालिटी लेवल पे स्क्रूटनी के बाद हम लोग 850 करोड़ फ्रॉम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन विल गिव। तो टाइम लगेगा सर अभी उसको? नहीं, इंशाल्लाह नहीं लगेगा। बहुत से लोग मुस्तहिक हैं। यस, तो मैं समझता हूँ स्कीम पूरा जल्द से जल्द क्लोज करेंगे। ये वीक में, फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा शायद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम दानिया ज़की है and I'm really grateful to receive this certificate from Telangana State Minority Finance Corporation for completing my digital marketing course from Global Coach IT Academy. I'm currently a student who is pursuing degree, and along with my studies, it's a very good experience to complete this course. This course is very flexible for housewives, women, and from people who want to start from home. It's very beautiful to start this career from digital marketing course. A special thanks to my trainer Sai Krishna sir and to Nadeem sir, who is the backbone of my initiative. Thank you so much. नारायणखेड़ में CPI जिला संगठन का चौथा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान व मुख्तलिफ हलक़ों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी के सिम्बा शिवाराव ने खिताब करते हुए कहा कि CPI मज़दूरों, किसानों और गरीबों के मसाइल पर जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी मसाइल जैसे पीने का पानी, आपाशी, रोज़गार और BC तहफ़्फ़ुज़ात पर फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। इजलास के दौरान ज़िलाई सतह के इंतख़ाबात भी अमल में आए, जिनमें सैयद जलालुद्दीन को चौथी बार ज़िलाई सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाने और गरीबों के हुकूक़ के लिए दिन रात मेहनत करेंगे।
इजलास में कई ज़िले कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। సంగారెడ్డి జిల్లా సిపిఐ పార్టీ 4వ మహాసభ నారాయణఖేడ్లో జరుపుకుంటా ఉన్నాం. 100 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మండల, అలాగే జిల్లా, అలాగే రాష్ట్ర, జాతీయ మహాసభలు అలా 3 ఏళ్ళకి ఒకసారి జరుపుకుంటాం. అందులో భాగంగా ఇవాళ ఇక్కడ 4వ మహాసభ జరుపుతా ఉన్నాం. ఈనాడు భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అవసరం ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారు. 100 ఏళ్ళైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సజీవంగా ఉందంటే ప్రజలు అధికారం లేకపోయినా ఆదరిస్తూ ఉన్నారు. ప్రజా ఉద్యమాలు కమ్యూనిస్టులు లేకపోతే నడవు. కార్మికుల పక్షాన కానీ లేకపోతే పేదవాడి పక్షాన కానీ పోరాటం చేసే జెండా కానీ పార్టీ కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎర్రజెండా మాత్రమే. ఆ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసుకునే లక్ష్యంతో, అలాగే ఈ జిల్లాలో ఉన్న సమస్యలని గుర్తించి ఆ సమస్యలపైన కూడా ఇప్పుడు మంజీరా ఉంది, కానీ నీళ్లు లేవు, ఇక్కడ తాగునీళ్ళు లేవు, సాగునీళ్ళు లేవు. వాటన్నిటి మీద పోరాటం చేయాలి. ఈ ఊరు కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదు. ఇది కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ బోర్డర్గా ఉన్నటువంటి గ్రామం ఇది, ఈ పట్టణం ఇది. దీని అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలు పెట్టాలి, ఫ్యాక్టరీలతో పాటు నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించాలి. అలాగే సాగుకు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టులు కూడా కట్టి వ్యవసాయాన్ని కూడా వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి. అప్పుడు నారాయణఖేడ్ బాగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఉంటే ఇంకా ఎన్నేళ్ళైనా కూడా ఇలాగే ఉంటే మాత్రం ఈ ప్రజలకు న్యాయం జరగదని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇవాళ బీసీ రిజర్వేషన్లు దానిపైన ఇవాళ చట్టం అసెంబ్లీలో చట్టం అయ్యి కేంద్రంలోకి వెళ్ళింది, రాష్ట్రపతి దగ్గర ఉంది. దానికి ఆమోదం తెలపాలి రాష్ట్రపతి. బీజేపీ వాళ్ళు అడ్డం పెడుతున్నారు. ఆ విధంగా అడ్డం పెట్టడం వల్ల బీజేపీ ప్రజల పక్షాన కాకుండా కేవలం స్వార్థంతోనే ఉన్నట్టుగా అర్థమవుతుంది. అది చేయాలని కోరుతున్నాం. అలాగే కాళేశ్వరం సంబంధించి కూడా రిపోర్టు బయటకు వచ్చింది. ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో బయటకు వచ్చినాక కాళేశ్వరంలో ఎవరు తప్పు చేసినా సరే, ఎంత పెద్దవాళ్ళు తప్పు చేసినా సరే దానిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఏ ప్రాజెక్టు కట్టినా, ఏ సాగునీటి ప్రాజెక్టు కట్టినా, లేకపోతే ఏ ఫ్యాక్టరీ కట్టినా అవినీతి అనేది అడ్డు లేకుండా పోతూ ఉంది. దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే కఠినమైన శిక్ష పడాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తాం. కమ్యూనిస్టులు ఎక్కడున్నారు అనే వాళ్ళకి ఒక్కసారి నారాయణఖేడ్ ఇవాళ రండి, ఆ కమ్యూనిస్టులు చూసేస్తాం అని చెప్తారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందులో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పెద్ద పార్టీ అయిపోయింది, 100 ఏళ్ల పార్టీ అయిపోయింది, ముసలి పార్టీ అయిపోయిందని చెప్తారు. ముసలి పార్టీ అన్న వాళ్ళకి ఒక్కసారి మళ్ళా నారాయణఖేడ్ రండి, ఎంతమంది యువకులు ఇక్కడ కూర్చున్నారు, ఎంతమంది యువతులు ఇక్కడ కూర్చున్నారు చూపెడతా అని నేను సవాల్ చేస్తున్నాను. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది ఇది నిత్య యవ్వనంతో కూడిన పార్టీ. ఇది నిత్యం నిరంతరం పుడతానే ఉంటుంది, పుట్టి నడుస్తూనే ఉంటుంది, నడుస్తూ నడుస్తూ తీస్తూ ఉంటుంది, మధ్యలో ఆగిన మరలా నడుస్తుంది. అలా నడుస్తానే కాలంతో పాటు పోటీ పడుతూ నడుస్తూ ఉండేదే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. అందుకని కమ్యూనిజానికి వయస్సు లేదు. కమ్యూనిజానికి 100 ఏళ్ళు 200 ఏళ్ళు అటువంటి వయస్సు లేదు. కమ్యూనిజం అనేది నిరంతరం, కమ్యూనిజం అనేది శాశ్వతం, కమ్యూనిజం అనేది మనిషి కోసం పుట్టిన సిద్ధాంతం. ఇది మనిషి బతికున్నంత కాలం ఉండే సిద్ధాంతం ఏమైనా ఉందంటే అది కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం మాత్రమే, కమ్యూనిజం మాత్రమే. కారణం మనిషి కోసం పుట్టిన పార్టీ ఇది. ఇవాళ మీరు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నవాడు మా సోదరి మంది కూడా ప్రతి ఓపిక ఎరుడమ్మా. మొదటిసారి మీటింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళకి సరిగా అర్థమైతే అర్థం కాదో తెలియదు, అయినా అర్థం అవడం కోసం ప్రయత్నం చేసి చెప్తాను. ఇవాళ చాలా फ्रेंडशिप डे के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया। शहर हैदराबाद में भी फ्रेंडशिप डे बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार ने केक काटकर फ्रेंडशिप डे की मुबारकबाद दी। इस मौके पर KR राजकुमार के दोस्तों ने इनकी शॉल पोशी व गुलदस्ता पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
इस तकरीब में दोस्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में इली लेली के टेक्नोलॉजी मरकज़ का किया इफ्तिताह और हैदराबाद को करार दिया आलमी बायोटेक का मरकज़। रेवंत रेड्डी ने शिबू सोरेन के इंतकाल पर खराज अक़ीदत किया पेश, कहा कबायली खिदमात को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। BC रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस कायदीन दिल्ली के लिए रवाना, 3 रोज़ा एहतजाज का किया गया ऐलान। हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश, गच्चीबौली में आसमानी बिजली गिर पड़ी और ट्रैफिक जाम से अवाम परेशान। BC रिजर्वेशन के लिए की कविता की भूख हड़ताल, अवामी तायद व दिल्ली तक एहतजाज का इंतबाह। मुनहरिफ MLAs की नाअहली का मुतालबा, असम्बली के हाथे में BRS का एहतजाज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।